रुद्रपुर गांव का रहने वाला गोपी बहुत ही भोला था। वो इतना भोला था कि कोई भी उसका गलत फायदा उठा लेता था। उसके पिता वीर सिंह जो गांव के मुखिया थे और जिनका गांव में काफी मान सम्मान था, वो गोपी की इस बात से बहुत नाराज रहते थे। हालांकि गोपी अपने पिता से बहुत प्यार करता था। उसके पिता उसके लिए भगवान के समान थे। सुषमा, सुषमा, क्या हुआ जी? कहाँ है वो तुम्हारा लाडला गोपी? आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब क्या किया उसने? उसने 50 बोरी धान गरीबों को दान में दे दिए। तभी वहाँ गोपी आ जाता है। पिताजी, वो तो मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए दान दिया। श्याम भैया ने कहा था कि गरीबों को दान करने से वो लंबी उम्र की दुआ देते हैं। हे भगवान, उम्र तो लंबी नहीं होगी। हाँ, तेरे इस दान पुण्य के चक्कर में मैं जरूर लंबा हो जाऊंगा। और हाँ, शाम को झूठ मूठ बदनाम मत किया कर, वो तेरे जैसा गधा नहीं है। अब रहने भी दीजिए। पता नहीं तुमने अपने इस बेटे को क्या खाकर पैदा किया था। बचपन से जवानी में कदम रख दिया इसने, लेकिन दिमाग से अभी भी पैदल का पैदल ही है ये। वीर सिंह के दूसरे बेटे का नाम था श्याम। वो बहुत तेज तर्रार था। उसने शहर से पढ़ाई की थी। वीर सिंह पढ़ाना तो गोपी को भी चाहते थे, लेकिन उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। ये गोपी के बचपन की बात है। एक दिन श्याम ने होमवर्क नहीं किया था तो स्कूल के मास्टर जी ने उसकी पिटाई कर दी। श्याम को बहुत गुस्सा आया। अब वो मास्टर जी को तो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने गोपी के दिमाग में ये भरना शुरू कर दिया कि मास्टर जी ने उनके पिता को कुछ अपशब्द कहा है। श्याम भैया, मास्टर जी ने हमारे पिताजी को अपशब्द कहा और आपने सुन लिया, तो मैं क्या करता? उनकी पिटाई तो नहीं कर सकता था। पिटाई नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं। बस फिर क्या, गोपी ने आप देखा न ताब। मास्टर जी जब स्कूल से घर वापस लौट रहे थे तो उसने पत्थर मारकर उनका सिर फोड़ दिया। उस दिन के बाद से गोपी की पढ़ाई लिखाई ठप हो गई। श्याम तो पढ़ने के लिए शहर चला गया, लेकिन गोपी की जिंदगी घर और खेत के बीच सिमट गई। अपने घर में वो एक नौकर की तरह हो गया। एक दिन की बात है, वो सुबह सुबह अपने खेत जा रहा था, तभी उसे बगल की नदी के पास से किसी लड़की के बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। वो भागकर नदी के पास जाता है। वहाँ उसे अपने ही गांव की चंदा दिखाई दी, जो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। साथ ही उसे उफनती नदी में एक लड़की डूबती दिखी। गोपी बिना अपनी परवाह किए तुरंत पानी में कूद जाता है और फिर किसी तरह उस लड़की को बचा कर ले आता है। हालांकि वो लड़की बेहोश हो जाती है। गोपी उसके पेट को दबा दबा कर पानी निकालता है। थोड़ी देर में वो होश में आ जाती है। मैं कहाँ हूँ? हे भगवान, इसे होश तो आया। गोपी, तू आज नहीं होता तो मेरी दोस्त सौंदर्या की जान चली जाती। तू सच में हीरो है, हीरो। तुमसे जिसकी शादी होगी वो बड़ी किस्मत वाली होगी। अरे, तुम्हारे गोपी के रहते ऐसे कैसे जान चली जाती? वैसे तुम शहर से कब आई? कॉलेज में छुट्टियां हैं क्या? 2 दिन हो गए। ये मेरी दोस्त सौंदर्या है। ये गांव घूमना चाहती थी, इसलिए मैं इसे भी इस बार अपने साथ ले आई थी। बचपन से ही गोपी चंदा को मन ही मन चाहता था, लेकिन ये बात उसने उसे कभी नहीं बताई। लेकिन उस दिन चंदा के मुंह से हीरो और जिससे तुम्हारी शादी होगी वो बड़ी किस्मत वाली होगी वाली बात सुनकर उसके मन में लड्डू फूटने लगे। उसने सोचा कि वो आज ही अपने दिल की बात चंदा को बता देगा। वो ये सोचकर एक गुलाब का फूल अपने हाथों में ले उसके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में ही आम के बगीचे के पास उसे चंदा अपनी सहेली सौंदर्या के साथ दिखाई दी। वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे। तू पागल वागल हो गई है क्या सौंदर्या? ऐसा क्या दिख गया उस गधे में तुझे जो उस पर तेरा दिल आ गया? अरे, उस दिन तो तू गोपी की बड़ी तारीफ कर रही थी, तो मैं क्या करती? उसके मुंह पर कह देती तू गधा है। देख तेरा उसका क्या मेल। कहाँ तू आईपीएस की तैयारी कर रही है और कहाँ वो अनपढ़ गवार बुद्धू। बिना अपनी जान की परवाह किए वो मेरे जैसी किसी अनजान की खातिर नदी में कूद गया। वो बुद्धू कैसे है चंदा? ये तो तू पूरे गांव से जाकर पूछ। मुझसे आर्गुमेंट करने से क्या फायदा? अपने ही घर में नौकरों की जैसी हैसियत है उसकी। उस जाहिल से शादी करने की तो तू सोच भी कैसे सकती है? चंदा के मुंह से अपने बारे में ये सब सुनकर गोपी का दिल टूट गया। वो रोते हुए वहां से वापस चला गया। उसी शाम सौंदर्या और गोपी तालाब के किनारे बैठे हैं। देखिए सौंदर्या जी,
मैं अनपढ़ आदमी हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझसे प्रेम का इजहार किया, लेकिन आपकी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी करूंगी तो आपसे, नहीं तो नहीं करूंगी। गोपी ने सौंदर्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद सौंदर्या अपने घर वापस लौट गई। इस बीच चंदा की शादी शहर के एक बड़े व्यापारी से तय हो गई। बेमन से ही, लेकिन गोपी उस विवाह में गया क्योंकि चंदा के पिता और वीर सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे। वीर सिंह ने चंदा की शादी में आए मेहमानों की खातिरदारी की जिम्मेदारी गोपी को दे रखी थी। सौंदर्या भी इस शादी में अपने माँ पिता के साथ आई हुई थी। यहीं पर सौंदर्या ने अपने माँ बाप से गोपी के साथ शादी की इच्छा जताई। ये बात सुनकर उसकी माँ गुस्से में लाल हो गई। तुझे और कोई लड़का नहीं मिला जो तू उस नौकर के पीछे पड़ गई? वो नौकर नहीं है माँ, और ये मत भूलो उसने तुम्हारी बेटी की जान बचाई है। जान बचाई है तो उसे कुछ इनाम दे दो। ये क्या पागलपन है कि उस गवार से शादी करने की जिद करो? लेकिन सौंदर्या अपनी माँ की किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। सौंदर्या की माँ ने इस बात की शिकायत वीर सिंह से कर दी कि कैसे उनका बेटा गोपी उनकी बेटी को तंग कर रहा है और उस पर जबरदस्ती खुद से विवाह का दबाव डाल रहा है। वीर सिंह ने बिना सच जाने उस विवाह के माहौल में ही सारे मेहमानों के बीच गोपी को काफी भला बुरा बोला। अरे तू क्यों मेरी नाक कटाने के पीछे तुला हुआ है? किस जन्म की दुश्मनी तू निकाल रहा है मुझसे? लेकिन बाबूजी, खामोश रह तू और इस लड़की का पीछा छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। गोपी बहुत उदास था। उसे तो उस गलती की सजा मिल रही थी जो उसने की ही नहीं थी। अगले दिन जब वो खेत पर जा रहा था तो वहाँ उसे सौंदर्या मिली। उसे देखते ही उसने अपना रास्ता बदल लिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा तो सौंदर्या ने भागकर उसे गले से लगा लिया। ये आप क्या कह रही हैं? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? मुझे किसी की परवाह नहीं गोपी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो मैं उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी जहाँ से तुमने मुझे बचाया था। गोपी धर्म संकट में फंस गया था। एक तरफ उसके माता पिता की आज्ञा थी, दूसरी तरफ सौंदर्या की जान। अंततः जीत प्यार की हुई। गोपी ने सौंदर्या से गांव के मंदिर में शादी कर ली। उसके पिता को जब ये पता लगा तो उन्होंने गोपी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। गोपी के पास रहने का अब कोई ठिकाना नहीं था। नई नवेली दुल्हन के साथ वो पिछले कई दिनों से सड़क पर धूल फांक रहा था। देखो सौंदर्या, मैंने कहा था ना, मेरी दुनिया तुमसे अलग है। कैसे रहोगी इस दुनिया में मुझ जैसे नाकारा आदमी के साथ? यहाँ तो सारे रास्ते बंद हैं। गोपी, सबसे पहले तुम अपने आप को नकारा मानना छोड़ दो। हिम्मत रखो, हिम्मत से ही रास्ते खुलते हैं। एक चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो बार बार फिसलती है, लेकिन वो चढ़ना नहीं छोड़ती। सौंदर्या की इस बात का गोपी पर बड़ा असर हुआ। उसने अपने आप को किसी से कम मानना छोड़ दिया। उसने गांव में ही मजदूरी की शुरुआत की और एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो जानता था मजदूरी से मिले पैसे उन दोनों के लिए नाकाफी थे, क्योंकि कभी उन्हें एक समय का खाना मिलता तो कभी वो भी नहीं। लेकिन सौंदर्या ने कभी कोई शिकायत नहीं की। सौंदर्या, तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ, तुम्हारे जैसे पति जो मेरे पास हैं। लेकिन तुम्हारे सपने तो टूट गए ना मेरे साथ। कहाँ तुम्हें बड़ा अफसर बनना था, कहाँ तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में अपना जीवन गुजार रही हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो। मैं और मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे सपने को नहीं मरने दूंगा। गोपी खूब मेहनत करने लगा। सौंदर्या ने भी पढ़ाई शुरू कर दी। गोपी उसका पूरा ध्यान रखता। वो बाहर और घर दोनों काम संभालने लगा। इस बीच गोपी ने अपनी एक चाय की दुकान शुरू की। वो दुकान खूब चल निकली। फिर उसकी कमाई के पैसों से उसने एक सेकेंड हैंड बस खरीदी। फिर तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बस से वो कब 40 बसों का मालिक बन गया उसे पता ही नहीं चला। तरक्की का सिलसिला यही नहीं रुका। उसने गांव में 2 चीनी की मिलें लगाईं और शहर में भी कपड़े की एक मिल की शुरुआत की। इधर सौंदर्या की मेहनत का फल भी उसे मिल गया। क्या क्या कहा तुमने? आईपीएस की परीक्षा पास कर ली? मेरी बीवी पुलिस में हवलदार बन जाएगी अब। हवलदार नहीं, आईपीएस। कई सारे हवलदारों और इंस्पेक्टरों की अफसर। ये सब मेरे बाबूजी के आशीर्वाद का परिणाम है। काश मैं भागकर ये खुशखबरी उन्हें सुना पाता। इधर समय का चक्र घूमा। चंदा के पति को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ। वो दिवालिया हो गए। बैंक का लाखों का कर्ज माथे पर आ गया। चंदा ने सौंदर्या को फोन करके ये सारी बात बताई।
अरे तू कैसी बात कर रही है? तुझे जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। उन्हें आने तो दो, मैं उनसे बात करती हूँ। मुझे माफ कर दे सौंदर्या, तुझे याद है मैंने गोपी का कितना मजाक उड़ाया था? उसे क्या क्या नहीं कहा था। चंदा, कोई अनपढ़ है इसका ये मतलब नहीं कि वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं मानती हूँ पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जज्बा, कभी ना हार मानने का जज्बा। गोपी खुद तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसे पता था शिक्षा अनमोल है। तभी तो उसने अपने पिता के नाम से गांव में अंग्रेजी मीडियम स्कूल की भी शुरुआत की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वीर सिंह ही थे। अपने बेटे की सफलता से वे भी बहुत खुश थे। कल तक जहां सभी गोपी को बुद्धू कहते थे, वहीं आज सभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गोपी के पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें पता चल गया था कि उनका बेटा हीरा था, जिसे आज तक वो कोयला समझ रहे थे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।